हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे। नदियों वाला टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी भी तैयारी आप कर रहे हो दोस्तों, वहाँ पर राजस्थान जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। तो आज हम राजस्थान जीके से रिलेटेड नदियों वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, एकदम डायग्राम के साथ चीज़ों को समझेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र हम देख लेते हैं बेसिक डिटेल। अपवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है? मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये बेसिक सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका अरब सागर हो जाएगा, एक बंगाल की खाड़ी हो जाएगी और एक आपका आंतरिक अपवाह हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अरब सागर अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। अरब सागर अपवाह तंत्र का राजस्थान में परसेंटेज कितना है दोस्तों? तो ये आपका 17% है। ये यहाँ पर 60 की जगह आप 17 कर लेना, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अरब सागर का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का कितना हो जाएगा? 23% हो जाएगा। और आंतरिक अपवाह तंत्र का कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 60% हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, आप भी इसको एक बार करेक्ट कर लेना। अरब सागर अपवाह तंत्र जो है ये 17% भाग रखता है। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो है ये अपना 23% भाग रखता है और आंतरिक अपवाह तंत्र 60% भाग रखता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये बेसिक सा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अरब सागर अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अरब सागर अपवाह तंत्र में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, एक बार आपको बेसिक याद करवा देता हूँ मैं। एक तो आपकी लूनी हो जाएगी दोस्तों, लूनी आपको ध्यान रखनी है। माही नदी जो है ये भी आपकी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है और साबरमती जो है ये भी आपका अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। इसके अलावा पश्चिमी बनास दोस्तों, ये भी आपका अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। और सोम और जाखम जो है ये भी आपका अरब सागर के अपवाह तंत्र का भाग हो जाएगी। तो ये कुछ नदी आपको ध्यान रखनी है। बेसिक सा सवाल पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से कौन सी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अभी आपका सेट में सवाल पूछा गया था, उसका आंसर लूनी था दोस्तों। 3 नदी आपकी बंगाल की खाड़ी वाली दी गई थी और एक नदी आपकी अरब सागर वाली दी गई थी और अरब सागर वहाँ पर पूछी गई थी। तो इसी तरीके का बेसिक सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सलमा अरब सागर के पश्चिम में सो जा, इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो या आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करोगे दोस्तों तो सलमा, स से आपका साबरमती हो जाएगा, ल से आपका लूनी हो जाएगा, माँ से आपका माही हो जाएगा। तो सलमा अरब सागर के पश्चिम, पश्चिम से आपका पश्चिमी बनास हो जाएगा। में सोजा, सोम और जाखम, ये भी आपकी अरब सागर का अपवाह तंत्र का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, लूनी नदी जो है ये आपके अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। माही भी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। यानी इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ होगी दोस्तों वो भी किसका भाग हो जाएगी? वो भी आपकी अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक सी ट्रिक है, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सो जा, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सो जा। इस ट्रिक के माध्यम से आप ये 6-7 नदियाँ याद कर लीजिए। अगर बेसिक सवाल बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों लूनी नदी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लूनी नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ पर जाकर गिर जाती है? तो इसका संगम जो होता है दोस्तों वो कच्छ की खाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? कच्छ की खाड़ी में इसका संगम होता है, जिसे अरब सागर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसे हम कैसे याद रखते हैं? नाग से निकली, नाग से निकली और कहाँ पर गिरी? कच्छ में गिरी। नाग से निकली, कच्छ में गिरी, इस तरीके से याद रखना है आपको, कभी भूलोगे नहीं। नाग से निकली, कच्छ में गिरी, याद रह जाएगा। तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, कच्छ में गिरी यानी कच्छ के रण में या कच्छ की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है अरब सागर में। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके कुछ उपनाम है, वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सागरमती भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सागरमती कहा जाता है। जो मैंने आपको बताई थी अभी दोस्तों वो साबरमती थी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सागरमती। सागरमती भी इसे कहा जाता है, यहाँ पर ग है। इसके अलावा साकरी भी इसे बोला जाता है। आधी खारी आधी मीठी नदी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है दोस्तों ये बालोतरा में जाके खारी हो जाती है और उससे पहले मीठी होती है। तो इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी भी इसे कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कालिदास ने इसे क्या कहा है? अंतसलीला कहा है। तो ये भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अंतसलीला किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा लूनी नदी को कहा गया है। याद रह जाएगा, साकरी, सागरमती, आधी खारी आधी मीठी और अंतसलीला कालिदास के द्वारा लूनी नदी को कहा गया है। बेसिक सा सवाल है, यहाँ से बनेगा आपका, तो इसे गलत मत करना। आगे देखिए,
सागरमती नदी तथा सरस्वती नदी दोनों के आपस में गोविंदगढ़ पुष्कर में मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो सागरमती नदी और सरस्वती नदी दोनों जब आपस में मिलती है, ये कहाँ पर मिलती है? गोविंदगढ़ पुष्कर में मिलती है दोस्तों। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अभी में मिलने के बाद लूनी नदी के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि जब इसका उद्गम होता है तब इसे लूनी नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। जब सागरमती और सरस्वती दोनों मिल जाती है तो इसे गोविंदगढ़ पुष्कर में लूनी के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल आपका बन सकता है, हालांकि अभी तक नहीं बना है बट आगे बन सकता है। पुष्कर झील में जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? तो उसे सरस्वती नदी करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर झील में जल की आपूर्ति कौन सी नदी करती है, तो ये आपकी सरस्वती नदी हो जाएगी। आगे देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है, जिसका कारण है बालोतरा लूनी नदी के पेटे तल से नीचे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है दोस्तों, तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है और बालोतरा में जाके ही दोस्तों इसका पानी खारा हो जाता है, इसीलिए इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी कहा जाता है। और बालोतरा लूनी नदी के जो तल पेटा है दोस्तों उससे नीचे स्थित है, इसीलिए वहाँ पे बाढ़ आती है। अगर ऊंचा स्थित होता तो वहाँ पर बाढ़ नहीं आती, बट जो लूनी नदी का जो पेटा तल है उसके नीचे स्थित है, इसीलिए वहाँ पर बाढ़ आती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बालोतरा में बाढ़ आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, अब इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि नागपाड़ अजमेर है, यहाँ से आपकी सागरमती नदी का उद्गम होता है। गोविंदगढ़ में दोस्तों सरस्वती नदी और आपकी सागरमती नदी दोनों मिलती है, फिर इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर पुष्कर झील है, पुष्कर झील में आपकी कौन सी नदी का पानी आ रहा है? सरस्वती नदी का पानी आ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है। ये आपको ध्यान रखना है। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र जो है ये अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर होता है। मैक्सिमम नदियों का अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर ही होता है, तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र भी अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर ही है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका सवाल बनेगा इंपॉर्टेंट सवाल। इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसकी सहायक नदी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, और ये सहायक नदियाँ जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चे बहुत सी बार गलत भी कर देते हैं। तो आज हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि ये नागपाड़ अजमेर से यहाँ पर उद्गम हो रहा है लूनी नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर देखोगे तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, यानी कि दाया भाग जो है उधर सिर्फ एक नदी है जिसे जोजड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी लूनी नदी की दाएं भाग से सहायक नदी एकमात्र नदी है जोजड़ी नदी, ये आपको ध्यान रखना है। और जोजड़ी नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये अरावली से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला सवाल तो आपका यही बनेगा, जोजड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की सहायक नदी है, और एक किधर से मिलती है? तो दाएं तरफ से मिलती है, यानी राइट हैंड साइड से ये मिलती है, और इसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। और दूसरा आपको समझना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से काफ़ी सारी नदियाँ हैं, वो हम याद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया था दोस्तों। लूनी की सहायक नदियाँ दी गई थी, 4 सहायक नदियाँ दी गई थी, और उनको क्रम से जमाना था। उनको क्या करना था? क्रम से जमाना था। शायद सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों। अब उनको क्रम से कब जमा पाओगे आप? जब डायग्राम के माध्यम से उनको समझोगे। तो चलिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दाया तो आपको याद हो गया, सिर्फ एक नदी है जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। और बाएं साइड से आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले आपकी गुइया हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? गुइया हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर गुइया के बाद आपकी बांडी हो जाएगी। गुइया बांडी दोनों को एक ही बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों मर्ज होकर आती है लूनी नदी में। फिर उसके बाद आपकी लीलड़ी नदी हो जाएगी दूसरे नंबर पे, फिर आपकी मीठड़ी हो जाएगी, फिर आपकी सूखड़ी हो जाएगी दोस्तों, फिर आपकी 5वें नंबर पर जवाई हो जाएगी, और 6ठे नंबर पर आपकी सागी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और 7वें नंबर पर आपकी मित्री हो जाएगी, और जोजड़ी हमने देख ली, जो कि आपकी सबसे पहले मिलती है दोस्तों। जोजड़ी आपकी सबसे पहले मिलती है। तो बांडी गुइया, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, जवाई खारी, सागी, मित्री और जोजड़ी, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ये 4 नदियाँ याद रख लेनी है। गुइया याद रखना है, लीलड़ी याद रखना है, मीठड़ी याद रखना है, सूखड़ी याद रखना है, और जवाई खारी याद रखना है। अगर आप ये 4-5 नदियाँ स्टार्टिंग की याद कर लेते हैं तो आपका क्रम आराम से बैठ जाएगा, अगर क्रम से सवाल पूछा जाएगा तो। और इनको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? देखो सिंपल सा याद रख लीजिए, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। इसको कैसे याद रखते हैं हम? सूखी बांडी खारी, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, जो जवाई से मिली, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं लूनी की सहायक नदियों को। सू से आपकी कौन सी हो जाएगी? सूखड़ी हो जाएगी। बांडी से बांडी हो जाएगा। खारी से आपकी खारी न हो जाएगी दोस्तों, खारी हो जाएगी। जो से आपकी जोजड़ी हो जाएगी। जवाई से जवाई हो जाएगी दोस्तों। मी से आपकी मीठड़ी हो जाएगी। ली से आपकी लीलड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से सहायक नदियों को आप याद कर सकते हो। सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली, तो ये ट्रिक भी आप याद कर लेना, सूखी बांडी खारी जो जवाई से मिली। अब दोस्तों लूनी नदी से रिलेटेड सवाल एग्जाम में क्या पूछा जाता है?
इसके अपवाद क्षेत्र में कौन कौन सी जिले आते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इस नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, जिसका कारण है नमक युक्त चट्टानें। जिसका कारण क्या हो जाएगी, नमक युक्त चट्टानें हो जाएगी। लूनी नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, वो हम देख लेते हैं। बेसिक्स हम देखेंगे दोस्तों, इनको अगर आप ज़्यादा याद नहीं करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस आपको एक बार देख लेना है कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है और उसका उद्गम कहाँ से होता है। जैसे कि बांडी लूनी की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, बाली तहसील पाली से इसका उद्गम होता है। आराम से याद रख सकते हो, बांडी नदी का उद्गम बाली तहसील पाली से होता है और इसका संगम लकरथंब गांव जोधपुर ग्रामीण में लूनी से हो जाता है। अब ये जोधपुर ग्रामीण आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे नए जिलों से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। और बांडी नदी का जो किनारा है दोस्तों, वहाँ पर महाराजा उम्मेद मिल स्थित है, जो कि पाली में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1939 में की गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मेद मिल आपकी कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बांडी नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1939 में की गई थी। इस झील में रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी तथा लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, किस नदी के कारण, रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है या फिर लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। तो ये बांडी और लूनी, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो इसकी सहायक नदी गुहिया हो जाएगी, जो ब्यावर पाली में बहती है। अब लीलड़ी देख लेते हैं। लीलड़ी का उद्गम पाली से होता है, संगम लूनी नदी में हो जाता है और इसका भी अपवाद क्षेत्र क्या हो जाएगा, पाली और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। इनको आप ज़्यादा याद मत कीजिए, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। मीठड़ी जो है इसका उद्गम पाली से होता है, लूनी की नदी में इसका संगम हो जाएगा। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली और बालोतरा हो जाएगा। मीठड़ी का बालोतरा यहाँ पर आ जाता है। आगे देखिए सूखड़ी। सूखड़ी नदी का उद्गम जो है ये देसूरी पाली से होता है। इसको आप याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि सूखड़ी नाम से और सूखली नाम से दो नदियाँ हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सूखड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाली से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संगम जो है ये समदड़ी बालोतरा में होता है। और पाली, जालोर और बालोतरा इसका अपवाद क्षेत्र है। और सूखड़ी नदी के किनारे दोस्तों आपका बांकली बांध बना हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बांकली बांध जो है ये आपका सूखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है और जालोर में, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाएगा, इसको गलत मत करना। बांकली बांध आपका सूखड़ी नदी पर बना हुआ है, कहाँ पर, जालोर में। ठीक है, आगे देखिए जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, गोरिया पहाड़ी पाली से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाली के जवाई गोरे होते हैं, इसको कैसे याद रखते हैं हम, पाली के जवाई गोरे होते हैं। पाली के जवाई क्या होते हैं, गोरे होते हैं। तो गोरिया पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। पाली संगम गूडा मालानी बाड़मेर में लूनी नदी से मिल जाती है, यानी सबका संगम लूनी नदी में हो रहा है। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर। अब ये सांचौर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जालोर भी है, सांचौर भी है, बाड़मेर के साथ बालोतरा भी है। किनारे इसके जवाई बांध है सुमेरपुर पाली में। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। तो जवाई बांध जो है दोस्तों, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक सा सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा, आपका जवाई बांध हो जाएगा, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, खारी हो जाएगी। इनको बस बेसिकली याद रखना है आपको, बाकी जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। खारी नदी का उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है, सायला गांव जालोर में जवाई में मिल जाती है और प्रवाह क्षेत्र इसका सिरोही जालोर हो जाएगा। खारी नदी भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि खारी दो नदियाँ हैं। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसका उद्गम शेरगांव पहाड़ी सिरोही से होता है, सायला गांव जालोर में जवाई से मिल जाती है और इसका अपवाद क्षेत्र सिरोही और जालोर हो जाएगा। आगे देखिए सागी। सागी नदी का उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ी जालोर से होता है, गांधव गांव बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका जालोर, सांचौर, बाड़मेर है। और एक नदी है दोस्तों आपकी साबी। साबी आपकी अलग है, जिसका अपवाद क्षेत्र जयपुर में है, वो आपकी अलग हो जाएगी, ये सागी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सागी साबी दोनों अलग अलग है। आगे देखिए मित्री। मित्री का उद्गम जालोर की पहाड़ियों से होता है, संगम लूनी नदी में होता है, जालोर, सांचौर, बाड़मेर इसका अपवाद क्षेत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए लूनी नदी का अपवाद क्षेत्र जो है ये किन किन जिलों में है, तो इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसको आपको ध्यान रखना है अपना बजाजो से। क्या, कैसे ध्यान रखोगे, अपना बजाजो, अपना बजाजो। ठीक है, अ से आपका क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। प से क्या हो जाएगा आपका, पाली हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा आपका, नागौर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ब से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बाड़मेर हो जाएगा। और बाड़मेर के साथ अब बालोतरा भी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर के साथ बालोतरा भी आ जाएगा। और जा से आपका क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। और जालोर के साथ अब कौन सा आ जाएगा, सांचौर भी आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जालोर के साथ सांचौर भी आ जाएगा। और जो से आपका जोजड़ी हो जाएगा, सॉरी जोधपुर हो जाएगा। जो से आपका जोधपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो अजमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जोधपुर। और जोधपुर के साथ आपका कौन सा आ रहा है? जोधपुर ग्रामीण आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। हमने जहाँ पर भी पढ़ा है जोधपुर के साथ आपका जोधपुर ग्रामीण आ रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 जिले जो है वो लूनी नदी के अपवाद क्षेत्र में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अब जोजड़ी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम पोंडुल्लू पहाड़ी नागौर से होता है और इसका संगम खेजड़ली खुर्द जोधपुर ग्रामीण में लूनी में ये मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यह लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी जोजड़ी हो जाएगी। और इसका उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाईं ओर से नहीं होता है। यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? राइट हैंड साइड से होता है, दाईं ओर से। इस नदी पर जोधपुर ग्रामीण में पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जोजड़ी नदी के किनारे पर जोधपुर ग्रामीण में पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, जिसमें आपका वाटर मार्क भी नहीं आएगा, क्लियर पीडीएफ आएगी बिल्कुल। तो उसको आप जेरोक्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान आ जाएगा। जोजड़ी जो है ये लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। और इस नदी के किनारे आपका समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है, पेरिस के समतुल्य। आगे देखिए, लूनी नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 495 किलोमीटर हो जाएगी। और राजस्थान में लूनी नदी की लंबाई अगर पूछी जाए तो ये लगभग 330-350 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो लूनी नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल 495 किलोमीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबकी लंबाई हम एक साथ देख लेंगे अभी लास्ट में। बाकी 495 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में कितनी हो जाएगी? 330 या 350 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखिए, माही नदी। माही नदी जो है दोस्तों ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है, यानी ये अरब सागर अपवाद तंत्र का भाग है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी के बारे में खास बात है दोस्तों, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, मेहंद झील से। मेहंद झील मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। अमरेरू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरेरू या अमरोरू पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, मेहंद झील मध्य प्रदेश। इसका संगम कहाँ पर होता है? तो खंबात की खाड़ी में होता है। लूनी नदी का संगम कहाँ पर हो रहा था? कच्छ के रण में या कच्छ की खाड़ी में हो रहा था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संगम कहाँ पर हो रहा है? खंबात की खाड़ी में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रवाह क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? खांडू गांव, बांसवाड़ा से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? खांडू गांव, बांसवाड़ा से इसका प्रवेश होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये खांडू गांव आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे कि चंबल नदी का जो प्रवेश द्वार है राजस्थान के अंदर, उसे 84गढ़ के नाम से जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। उसी तरीके से इसका भी पूछा जा सकता है। माही नदी का प्रवेश खांडू गांव, बांसवाड़ा से होता है। और इसका उपनाम क्या हो जाएगा? उपनाम आपको ध्यान रखना है, इसे वागड़ की गंगा कहा जाता है, काठल की गंगा कहा जाता है, या फिर इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये किसे कहा जाएगा? माही नदी को कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके किनारे गलियाकोट डूंगरपुर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। गलियाकोट डूंगरपुर जो है ये माही नदी के किनारे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। रमकड़ा उद्योग के लिए आपका कौन सा फेमस है दोस्तों? रमकड़ा उद्योग के लिए आपका गलियाकोट डूंगरपुर फेमस है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गलियाकोट डूंगरपुर, ये माही नदी के किनारे स्थित है। बेसिक सा सवाल बनेगा और यही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और इन्हीं सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। माही नदी दक्षिण दिशा से प्रवेश करके दक्षिण में से ही प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो माही नदी जो है दोस्तों ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है और वापस ये दक्षिण दिशा में जाते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात में प्रवेश करके। तो खंबात की खाड़ी आपको ध्यान रखना है, और लूनी नदी में कच्छ में गिरती है। अब इसका त्रिवेणी संगम होता है, कहाँ पर होता है? त्रिवेणी संगम इसका होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही नदी का त्रिवेणी संगम होता है, किसके साथ? सोम और जाखम के साथ। नवा टापरा गाँव डूंगरपुर में, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और बेणेश्वर मेला कब लगता है आपका? माघ पूर्णिमा को लगता है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, माघ पूर्णिमा, ये आपको ध्यान रखना है। तो माही सोम जाखम, इसको कैसे याद रखते हैं हम? माँ सोजा, माँ सोजा। अगर आपको याद नहीं है तो माँ सोजा से आप याद रख सकते हो। माही सोम जाखम का त्रिवेणी संगम नवा टापरा डूंगरपुर में होता है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। और यहाँ पर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे देखिए, माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू आकार जैसे प्रवाहित होती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी में साफ सफाई से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल फ्यूचर में आपका जरूर बनेगा। एक बार ये सवाल बन चुका है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध कौन सी नदी से हो जाएगा, तो ये माही नदी से हो जाएगा। ये सवाल जब भी आपका बनेगा, काफ़ी सारे बच्चे इसको गलत करेंगे और काफ़ी सारे सही भी करेंगे। तो सुजलाम सुफलाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका संबंध किससे हो जाएगा, माही नदी से हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर माही नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, आप ये कहाँ से प्रवेश करती है, या आपकी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है खांदू गांव से। ये आपको ध्यान रखना है, खांदू गांव से ये प्रवेश करती है और फिर ये बाद में गुजरात में चली जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हम देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा इसकी सहायक नदियाँ, आप टेंशन मत लीजिए। कैसे याद करेंगे, जैसे माही नदी की सहायक नदी आपकी एराव इरू हो जाएगी, सोम हो जाएगी, जाखम हो जाएगी, मोरेन हो जाएगी, अनास या इसे हरण भी कहा जाता है, और एक आपकी चाप हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ से तो आपकी एराव मिलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी कौन सी मिलती है, इसके बाद आपकी यहाँ पर दी गई है सोम मिलती है, जाखम मिलती है, मोरेन मिलती है, अनास हरण मिलती है, चाप मिलती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप ये यहाँ से होते हुए जा रही है इस तरीके से। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपकी सबसे पहले आती है सोम, फिर उसके बाद सोम में ही मिल जाती है आपकी कौन सी, जाखम। तो एराव सोम जाखम। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी आ गई दोस्तों मोरेन, फिर अनास हरण, और एक आपकी आ जाएगी दोस्तों चाप। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हालांकि क्रम आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, एराव सोम जाखम मोरेन अनास हरण चाप। तो ये कुछ सहायक नदियाँ हैं। इनको कैसे याद रखोगे दोस्तों आप, ए अन्ना चारपाई में सो जा, ए अन्ना चारपाई में सो जा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए से आपका एरा हो जाएगा, अन्ना से आपका अनास हो जाएगा जिसे हरण के नाम से जाना जाता है, चा से आपका चाप हो जाएगा दोस्तों, में से आपका क्या हो जाएगा, मोरेन हो जाएगा, सो से सोम हो जाएगा, जा से आपका जाखम हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 नदी आपको याद हो गई। ए अन्ना चारपाई में सो जा। इस ट्रिक के माध्यम से आप माही की सहायक नदियों को याद कर सकते हो। ए अन्ना चारपाई में सो जा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब माही नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि ये माही नदी का पूरा डायग्राम यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। माही नदी जो है, इसका उद्गम मेहन झील से होता है और ये खादू गांव में प्रवेश करती है बांसवाड़ा से। सबसे पहले एराव नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, बिछामेड़ा की पहाड़िया से आपकी आती सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से होता है, और जिस पर ही दोस्तों एक आपका कागदर नदी यहाँ पर मिलती है। सोम कागदर परियोजना, सोम कली परियोजना, सोम कमला अम्बा परियोजना, ये 3 परियोजनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। इनके बारे में हम देखेंगे अभी। एक नदी आपकी दोस्तों झाकम नदी। झाकम नदी जो है, इसका उद्गम भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है, और जिस पर ये आपका जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। झाकम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मिलती है, फिर यहाँ पर आपका बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम होता है। ये यहाँ पर आपका माही नदी के किनारे गलियाकोट स्थित है। फिर इधर से आपकी ये मोरेन नदी आ रही है डूंगरपुर पहाड़ी से निकलती हुई, इधर से आपकी चाप नदी है, और इधर से हरण नदी या अनास नदी, ये दोनों मिलती है दोस्तों। और ये दोनों भी किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी, माही की सहायक नदियाँ हो जाएगी। और ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनास नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला से हो रहा है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो, विंध्याचल पर्वतमाला से अनास नदी और हरण नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सोम कागदर परियोजना जो है दोस्तों, सोम कागदर परियोजना जो है, ये आपकी कौन से जिले की हो जाएगी, तो ये आपकी दोस्तों सलूम्बर या उदयपुर जिले की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, सोम कागदर सलूम्बर या उदयपुर जिले की हो जाएगी। सोम कमला अम्बा जो है दोस्तों, ये आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी। और सोम कली परियोजना जो है, ये भी आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी। इनको हम देख लेते हैं। जैसे माही नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ, ये अभी हम देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, सोम कली परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी, डूंगरपुर की हो जाएगी, ठीक है। सोम कमला अम्बा परियोजना जो है, ये भी आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी। और देव सोमनाथ मंदिर जो है, ये भी आपका कहाँ का हो जाएगा, डूंगरपुर का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, सोम कागदर परियोजना जो है ये कहाँ की है, तो सोम कागदर परियोजना जो है ये आपकी पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर में आ जाएगी। बट अगर आपसे पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो उदयपुर आपको आंसर करना है, और नए जिलों के हिसाब से पूछा जाए सलूम्बर अगर ऑप्शन में दे दिया जाए तो सलूम्बर ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। सोम कागदर परियोजना कहाँ की हो जाएगी, सलूम्बर की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एराव नदी हो जाएगी जिसका उद्गम प्रतापगढ़ से होता है। बांसवाड़ा में माही नदी में संगम हो जाता है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
ये एग्जाम में पूछी जाती है। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर से होता है। संगम इसका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर माही नदी में हो गया। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर हो जाएगा। और सोम कागदर परियोजना आपकी सलूम्बर में हो जाएगी। यह परियोजना सोम तथा कागदर नदी के संगम पर है। तो सोम कागदर परियोजना जो है ये सोम नदी तथा कागदर नदी दोनों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोम कागदर परियोजना। आगे देखिए, सोमकली परियोजना मैंने आपको बता दिया डूंगरपुर। सोम कमलांबा हो गई डूंगरपुर। और देव सोमनाथ मंदिर आपका हो जाएगा डूंगरपुर। इसकी सहायक नदी आपकी हो जाएगी कागदर नदी, जाखम नदी। ठीक है, कागदर नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी उदयपुर से होता है। सोम नदी में इसका संगम हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, सलूम्बर है। इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है, ये बेसिक डिटेल में आपको बता रहा हूँ। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। तो इसको आप ध्यान कर लेना दोस्तों। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? भंवर माता पहाड़ी प्रतापगढ़ से हो रहा है। और इसका संगम बेणेश्वर में सोम नदी में हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र वही सेम, प्रतापगढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। और जाखम बांध बना हुआ है प्रतापगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 81 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 81 मीटर हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। 81 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और एक आपकी मोरैन नदी हो जाएगी दोस्तों, डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी में इसका संगम होता है। प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी ध्यान रखना है आपको। और माही नदी की बाई ओर की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जो हमने देखी थी वो तो राइट हैंड साइड की थी। अब ये बाई यानी लेफ्ट हैंड साइड की हो जाएगी। अनास नदी विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी में मिलती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो अनास नदी मिलती है। प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर हो जाएगा। राज्य में प्रवेश मेलीडी खेड़ा बांसवाड़ा हो जाएगा। किनारे अनास परियोजना है बांसवाड़ा में। तो अनास परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी? बांसवाड़ा की हो जाएगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अनास परियोजना कहाँ की है? तो ये आपकी बांसवाड़ा की हो जाएगी। ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनास परियोजना कहाँ की हो जाएगी? बांसवाड़ा की हो जाएगी। अनास नदी पर बनी हुई है। और इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी हरण नदी हो जाएगी। याद रह जाएगा। तो अनास परियोजना बांसवाड़ा, हरण नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। चाप नदी देखिए दोस्तों, कालिंजरा पहाड़ी बांसवाड़ा से इसका उद्गम होता है। गलियाकोट के पास ये भी माही नदी में मिलती है। और प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर इसका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। जो पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। माही नदी के किनारे स्थित बांध एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि माही बजाज सागर बांध जो है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माही बजाज सागर बांध जो है ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में राज्य का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और एक बांध है आपका दोस्तों कागदी पिकअप बांध। ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और ये माही नदी पर बना हुआ है। यानी माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध जो है ये भी बांसवाड़ा में माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्रतापगढ़ में प्रवेश करते हुए, डूंगरपुर में प्रवेश करते हुए गुजरात में एक बांध बना हुआ है आपका कडाना बांध। तो कडाना बांध आपका गुजरात में बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कडाना बांध गुजरात में बना हुआ है माही नदी पर। कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कडाना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो माही नदी पर बना हुआ है गुजरात में। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 बार कट करती है माही नदी कर्क रेखा को। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। माही नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 576 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? लगभग 576 किलोमीटर हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में 580 भी दे दिया जाता है, बट 576 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। और राज्य में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर हो जाएगी। राज्य में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 171 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 576, 171। और लूनी नदी की लंबाई कितनी थी? 495 किलोमीटर। आगे देखिए, निम्न में से वह नदी, एक सवाल देख लेते हैं। निम्न में से वह नदी जिसका उद्गम दक्षिण राजस्थान में होता है। तो दक्षिणी राजस्थान से होता है। जाखम, माही, जवाई, लूनी। तो दक्षिणी राजस्थान से किसका उद्गम होता है? अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है दक्षिणी राजस्थान। यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि राजस्थान से किसका उद्गम नहीं होता है। यहाँ पर बोला गया दक्षिणी राजस्थान से किसका उद्गम होता है। तो जवाई का तो नहीं होता है, लूनी का नहीं होता है। माही नदी का उद्गम दक्षिणी राजस्थान से नहीं होता है। इसका उद्गम तो कहाँ से होता है? एमपी से होता है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जाखम हो जाएगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। आगे देखिए, एक सवाल और देखते हैं। निम्न में से वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तर दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जोजड़ी नहीं होती आपकी। ठीक है, अनास जो है दोस्तों ये आपकी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अनास आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनास हमने देखी थी। ये आप देखिए, अनास जो है दोस्तों
अनास नदी यहाँ पर आप देखिए ये आपकी इस तरीके से जा रही है, तो ये आपकी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, यानी एक तरीके से बोला जाए तो उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है आपकी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, और माही बजाज सागर बांध पर जो बोरखेड़ा बांध बना हुआ है दोस्तों, आपका बोरखेड़ा बांध जो बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध जो बना हुआ है बोरखेड़ा में, यहाँ से बिजली भी उत्पादित की जाती है और यहाँ से 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगली नदी देखिए दोस्तों आप, साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई 416 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान में इसकी लंबाई ओनली 45 किलोमीटर है। तो साबरमती नदी की लंबाई राजस्थान में कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको समझिए दोस्तों थोड़ा सा, हालांकि इसमें ज़्यादा याद रखने वाली बातें नहीं है। इसकी सहायक नदियाँ एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी सहायक नदियाँ मैं एक बार आपको याद करवा दूंगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पदराला गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी सेई हो जाएगी, एक आपकी वाकल और मासी हो जाएगी। मासी वाकल परियोजना आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेखा, माजम या इसे याजम भी कहा जाता है, हतमती, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। फिर इसकी वेतरक भी सहायक नदी है। फिर गुजरात में जाने के बाद दोस्तों अहमदाबाद इस नदी के किनारे बना हुआ है, गांधीनगर भी इस नदी के किनारे बना हुआ है, साबरमती आश्रम भी इस नदी के किनारे बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो साबरमती नदी जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटा सा सवाल यहाँ से बन के आएगा आपका, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है या इसके किनारे कौन कौन से राज्य या दोस्तों जिले बने हुए हैं। जैसे अहमदाबाद शहर जो है वो आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती आश्रम जो है ये भी साबरमती नदी के किनारे है। और एक खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में आपकी माही नदी भी गिरती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसकी सहायक नदियों को आप कैसे याद करोगे? इसको याद कीजिए दोस्तों आप, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपका सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। वैसे आपका वेतरक हो जाएगा दोस्तों, वैसे आपका क्या हो जाएगा? वेतरक हो जाएगा। से आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ह से आपका क्या हो जाएगा? हतमती हो जाएगा, ठीक है। मे से आपका क्या हो जाएगा? मेसवा हो जाएगा दोस्तों, मे से आपका मेसवा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। माँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? माजम या याजम हो जाएगा, ठीक है। और वा से आपका क्या हो जाएगा? वाकल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेखा मैंने बोल दिया था, इसको मेशवा कर लेना आप, ये मेशवा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वेतरक, सही, हतमती, मेशवा, माजम और वाकल, ये आपकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। किसकी? साबरमती की सहायक नदियाँ हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पदराला गांव की पहाड़ी उदयपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट नदी हम देख लेते हैं अरब सागर की, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम जो है ये नया सानवारा सिरोही से होता है। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम नया सानवारा सिरोही से होता है। और इसका संगम कहाँ पर होता है? कच्छ की खाड़ी में होता है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में एक तो आपकी लूनी नदी गिर रही थी और एक आपकी पश्चिमी बनास नदी गिर रही है। और इसके किनारे दोस्तों माउंट आबू सिरोही स्थित है, डीसा नगर गुजरात स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। माउंट आबू सिरोही जो है ये आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। सिंपल सा है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? सिरोही से हो रहा है। तो माउंट आबू सिरोही किसके किनारे होगा? पश्चिमी बनास के किनारे होगा। और डीसा नगर गुजरात जो है ये भी आपका पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो है ये आपकी कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी पश्चिमी बनास पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पश्चिमी बनास की एक फेमस सहायक नदी है सूकली, ये आपको ध्यान रखना है। एक हमने पढ़ी थी सूकड़ी, सूकड़ी जो थी वो तो लूनी की सहायक नदी थी, बट सूकली जो है दोस्तों ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये आपकी पश्चिमी बनास की सहायक नदी हो जाएगी। तो इसकी सहायक नदी आपकी सीपू, सूकली, कुकड़ी और गोहलन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी? सीपू, सूकली, कुकड़ी और गोहलन हो जाएगी। तो सूकली सेलवाड़ा परियोजना जो है ये आपकी पश्चिमी बनास पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 266 किलोमीटर है, राजस्थान में ओनली 50 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 सहायक नदियाँ हैं अरब सागर से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और इनकी सहायक नदियाँ जो है वो एग्जाम में पूछी जाएगी, तो वो भी आपकी अरब सागर अपवाद क्षेत्र का भाग हो जाएगी। दोस्तों हम बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका उद्गम मालवा के पठार पर स्थित जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है। और इसका संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? तो इसका संगम इटावा यूपी में यमुना से होता है, ठीक है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसके कुछ उपनाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि चंबल नदी जो है इसका उपनाम क्या हो जाएगा? चरमनवती। तो चमनवती के नाम से इसे जाना जाता है, कामधेनु के नाम से इसे जाना जाता है, नित्यवाही नदी से कहा जाता है,
और वाटर सफारी नदी भी इसे बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है दोस्तों। बारहमासी नदी जो है ये भी किसे कहा जाता है, ये भी आपकी चंबल नदी को कहा जाता है। तो चमनवती, कामधेनु, नित्यवाही, बारहमासी, वाटर सफारी नदी किसे कहा जाता है, ये चंबल नदी को कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का नाम आपको देके पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहना। अगर आपको कामधेनु बोला जाए यानी चंबल नदी की बात की जा रही है, नित्यवाही बोला जाए यानी कि चंबल नदी की बात की जा रही है, चमनवती बोला जाए यानी कि चंबल नदी की बात की जा रही है। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों, तो ये राजस्थान के अंदर 84गढ़ गांव चित्तौड़ से प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान रखना है, यह आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, 84गढ़ गांव चित्तौड़ से प्रवेश करती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। जैसे कि चंबल नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है और इसका संगम यमुना नदी में हो जाता है। चंबल नदी पर दोस्तों 4 बांध बने हुए हैं जिनसे काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इन 4 बांध से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। 4 बांध जो बनाए गए हैं चंबल नदी पर, ये आपके 3 चरणों में बनाए गए हैं दोस्तों। 3 चरणों में बनाए गए हैं। प्रथम चरण में आपका गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। द्वितीय चरण में आपका राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था और तीसरे चरण में आपका दोस्तों जवाहर सागर बांध बनाया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। पहले चरण में आपका गांधी सागर और कोटा बैराज बनाया गया, दूसरे चरण में आपका राणा प्रताप सागर बनाया गया और तीसरे चरण में जवाहर सागर बनाया गया, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से समझ लेते हैं इसको। गांधी सागर बांध जो है दोस्तों, यह आपका मंदसौर एमपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये आपका मंदसौर एमपी में स्थित है। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, मंदसौर एमपी में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, 84गढ़ गांव से प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में आपका सबसे पहले आता है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध आपका राजस्थान में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर, चित्तौड़ में। इसके बाद आपका आएगा दोस्तों जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध आपका कहाँ पर स्थित है, यह आपका कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोटा जिले में स्थित है। और कोटा बैराज जो है ये भी आपका कोटा जिले में स्थित है। उसके बाद ये सवाई माधोपुर होते हुए, बूंदी होते हुए, सवाई माधोपुर होते हुए, करौली होते हुए, धौलपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 4 बांध जो मैंने आपको बताए दोस्तों, इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गांधी सागर हो जाएगा, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। यानी कोटा बैराज जो है ये आपका अंतिम में है और गांधी सागर आपका पहला हो जाएगा जो कि एमपी में स्थित है। बीच में आपका राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर आ जाएगा, याद रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे क्रम पूछा जाएगा एग्जाम में। क्रम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चारों बांध को क्रम के अनुसार जमाइए, उद्गम से संगम की ओर जमाइए, संगम से उद्गम की ओर जमाइए, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन बांधों का निर्माण कब किया गया था ये भी हम डिस्कस करेंगे और इनसे कितनी बिजली उत्पादित होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो कंप्लीट डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप आराम से बैठिए और वीडियो को डबल स्पीड में देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं आराम से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। चंबल नदी के उद्गम से मुआने की ओर बांधों का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका गांधी सागर आ गया, फिर राणा प्रताप सागर बांध आ गया आपका चित्तौड़ में, फिर आपका जवाहर सागर बांध आ गया कोटा में, फिर कोटा बैराज आ गया आपका कोटा में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चंबल नदी जो है उसमें चित्तौड़ में चुलिया जलप्रपात बना हुआ है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध जो है उसके ऊपर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। तो चित्तौड़ में चुलिया जलप्रपात बना हुआ है, ऊंचाई 18 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है, चित्तौड़ में बना हुआ है। ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है। ये 18 मीटर भी ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए किस बांध के पास में बना हुआ है, तो राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले इनकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये जो भी बांध मैंने आपको बताए हैं इनसे कितनी बिजली उत्पादित होती है, ये अब हम आगे देखेंगे। पहले इनकी सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं। तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी वो हम देख लेते हैं पहले, और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक तो आपकी छोटी काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। उसके अलावा काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू, सिप, गुंजाली, बामनी, इज, कुराल और मेज, ये इसकी सहायक नदियाँ है जो कि ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटी काली सिंध आपकी झालावाड़ में हो जाएगी। काली सिंध झालावाड़ 12 कोटा का निरूपण करती है। आहू झालावाड़ का निरूपण करती है। परवन नदी आपकी झालावाड़ 12 और कोटा का निरूपण करती है। पार्वती आपकी 12 और कोटा का निरूपण करती है। और कुन्नू नदी जो है दोस्तों ये आपकी 12 करौली में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है। कुन्नू काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं।
कुन्नू आपकी बारा और करौली में हो जाएगी, इसका कोटा से कोई संबंध नहीं है, बूंदी से कोई संबंध नहीं है। सिप आपकी सवाई माधोपुर, गुंजाली चित्तौड़, बामनी चित्तौड़, इज चित्तौड़, कुराल आपकी भीलवाड़ा प्लस बूंदी हो जाएगी। ये कुराल भी आपको ध्यान रखना है, कुराल आपकी भीलवाड़ा और बूंदी का निरूपण करती है, मेज आपकी भीलवाड़ा और बूंदी का निरूपण करती है। तो कुराल और मेज जो है ये आपकी भीलवाड़ा और बूंदी का निरूपण करती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी नदी कैसे कैसे मिलती है। जैसे कि ये जानापाव की पहाड़ी है। अब यहाँ से सबसे पहले आप देखिए, पहले नंबर पर आपकी कौन मिल रही है, छोटी काली सिंध मिल रही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 8वें नंबर पर आपकी कौन सी मिल रही है, गुंजाली मिल रही है चित्तौड़ में, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद आपकी बामनी मिल रही है चित्तौड़ में, ये आप देख सकते हैं। इज मिल रही है आपकी चित्तौड़ में, ये भी आप देख सकते हो। फिर आपकी कुराल मिल रही है भीलवाड़ा प्लस बूंदी में, ये यहाँ पर भीलवाड़ा बूंदी में मिल रही है। एक आपकी दोस्तों मेज मिल रही है, ये भी आपकी यहाँ पर बूंदी में मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए काली सिंध जो है ये आपकी हो जाएगी दोस्तों, ये रही यहाँ पर आपकी काली सिंध जो कि बीदा गांव से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। एक आपकी आहू हो जाएगी, और आहू और काली सिंध का जो संगम होता है दोस्तों वह गागरोन दुर्ग में होता है। गागरोन दुर्ग के किनारे काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। इसके अलावा परवन जो है दोस्तों ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी, परवन जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। फिर ये तीनों मिलकर ये चंबल में मिलती है। उसके बाद आपकी हो जाएगी दोस्तों पार्वती हो जाएगी और कुन्नू हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये आपकी पार्वती है और ये आपकी कुन्नू हो जाएगी दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और सिप आपकी हो जाएगी जो कि कहाँ पर मिलती है, सवाई माधोपुर में मिलती है। सिप जो है आपका त्रिवेणी संगम मनाती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों ये गाँव के नाम लिखे हुए हैं जहाँ से ये प्रवेश करती है, तो इनके बारे में हम देख लेंगे अभी। अब सबसे पहले हम देखते हैं चंबल घाटी परियोजना जो है दोस्तों, इसमें राजस्थान और एमपी की साझेदारी कितनी कितनी है। तो चंबल घाटी परियोजना जो है इसमें राजस्थान और एमपी की साझेदारी कितनी हो जाएगी, 50% और 50% हो जाएगी। मैंने आपको बताया था दोस्तों माही नदी परियोजना जो है उसमें साझेदारी किस किस की है, तो उसमें राजस्थान और गुजरात की साझेदारी है। इसे आप रागू से याद रख सकते हो, राजस्थान और गुजरात की साझेदारी हो जाएगी माही नदी परियोजना में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है, लेकिन यहाँ पर 50-50 है। किस किस का, राजस्थान और एमपी का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब माही नदी का पूछा जाता है तो वो राजस्थान और एमपी आंसर कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है, जो कि गलत भी है। तो माही नदी का कभी भी आपसे पूछा जाए तो राजस्थान और गुजरात दोनों की मध्य की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें राजस्थान का 45% है और गुजरात का 55% है। और चंबल नदी के बारे में पूछा जाए तो चंबल नदी में राजस्थान का 50% है और एमपी का 50% है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से आपका सवाल एग्जाम में जरूर बन के आएगा, फ्यूचर में यहाँ से आपका एक सवाल जरूर बनेगा दोस्तों। गांधी सागर बांध जो है ये आपका प्रथम चरण में बनाया गया था, कोटा बैराज भी आपका प्रथम चरण में बनाया गया था। अब गांधी सागर जब आपका बनाया गया था दोस्तों, तो ये कब बनाया गया था, ये 1959 को बनाया गया था। ये डेट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये सन आपको ध्यान रखना है, 1959, ये जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। और कोटा बैराज आपका कब बनाया गया था, 1960 में बनाया गया था। और राणा प्रताप सागर अगर आपसे पूछा जाए तो 10 साल बाद यानी कि 1970 में बनाया गया था। और जवाहर सागर आपका 1972 में बनाया गया था। तो ये चारों सन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछे जाएंगे। 1959, 1960, 1970 और 1972। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं किस किस से कितनी बिजली उत्पादित होती है। तो आप देखिए दोस्तों, गांधी सागर जो बांध बना हुआ है आपका मंदसौर एमपी में, इसमें 23 मेगावाट की 5 यूनिट उत्पादित होती है। तो 23 मेगावाट की 5 यूनिट यानी कि टोटल 115 मेगावाट यहाँ से उत्पादित किया जाता है। कोटा बैराज से कोई बिजली उत्पादित नहीं होती है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा प्रदूषित इनमें से कौन सा है, तो आपका कोटा बैराज है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर जो है ये 1970 का हो जाएगा। यहाँ पर 43 मेगावाट जो है इसकी 4 यूनिट बनती है दोस्तों, 43 मेगावाट की 4 यूनिट बनती है। और 43 मेगावाट को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 172 मेगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा, 172 मेगावाट हो जाएगा। और जवाहर सागर में अगर आप देखोगे तो 33 मेगावाट की 3 यूनिट बनती है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका टोटल 99 मेगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 43 मेगावाट की 4 यूनिट बनेगी 172 मेगावाट, और 33 यूनिट की यहाँ पर आपकी 3 यूनिट बनेगी, 33 मेगावाट की 3 यूनिट बनेगी, तो आपका 99 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। और इनको अगर आप टोटल करोगे दोस्तों तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 386 मेगावाट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी 23 मेगावाट की 5 यूनिट बन रही है, यहाँ पर आपकी 43 मेगावाट की 4 यूनिट बन रही है, यहाँ पर 33 मेगावाट की 3 यूनिट बन रही है। तो 115, 172 और 99 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 386 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला जो बांध है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका राणा प्रताप सागर बांध है। अगर राजस्थान में पूछा जाए
तो राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध आपका कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इन चारों में से सर्वाधिक भराव क्षमता वाला कौन सा है, तो फिर वो आपका गांधी सागर हो जाएगा। बट नॉर्मली राजस्थान का आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला आपका कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हो दोस्तों, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। गांधी का राज, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज, रा से आपका राणा प्रताप सागर, ज से आपका जवाहर सागर। बट नॉर्मली मैंने आपको ऐसे याद करवा दिया, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पर टोटल जो है वो विद्युत कितनी उत्पादित होती है दोस्तों? 386 मेगावाट होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो 193 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था अभी राजस्थान और एमपी का कितना कितना है? 50-50% है। तो राज्य का 193 मेगावाट हो जाएगा, एमपी का 193 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा गया है, चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। तो चंबल घाटी परियोजना पर राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध आपका कौन सा हो जाएगा? कोटा बैराज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में निर्मित पूछा गया है। मैंने आपको बताया प्रथम चरण में राणा प्रताप, प्रथम चरण में आपका गांधी सागर और कोटा बैराज बनाया दोस्तों। कौन कौन सा? गांधी सागर और कोटा बैराज बनाए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम चरण में राजस्थान के अंदर कौन सा बांध निर्मित किया गया? तो कोटा बैराज। फिर आपका कौन सा बना? राणा प्रताप सागर। फिर आपका कौन सा बना? जवाहर सागर। और डेट के साथ मैंने आपको बता दिया है 1959, 1960 और यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 1970 और ये आपका हो जाएगा 1972 जवाहर सागर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य 252 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी पर कोटा में हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल बना हुआ है। तो ये भी जब बना था दोस्तों तब काफ़ी बार इसका सवाल एग्जाम में पूछा गया था। अभी तो इसका सवाल नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है, हैंगिंग ब्रिज जो है ये आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। अब आगे देखिए, अब दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ जो है वो कैसे कैसे मिलती है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि जानापाव की पहाड़ी से आपकी चंबल नदी निकल रही है, तो आगे देखिए आप, यहाँ पर आपकी छोटी काली सिंध मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपका गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जहाँ पर आहू और काली सिंध नदियों का संगम होता है। आहू नदी का उद्गम सुसनेर से होता है, काली सिंध नदी आपकी बागली पहाड़ी से निकलती है। तो गागरोन दुर्ग जो है ये आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। और दोस्तों आपका एक बांध आपको ध्यान रखना है, नवनेरा बांध। नवनेरा बांध जो है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? नवनेरा बांध जो है ये आपका दोस्तों दिगोत कोटा में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? दिगोत कोटा में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका काली सिंध नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों? काली सिंध नदी पर आपका नवनेरा बांध बना हुआ है, जिसे नौनेरा बांध भी बोला जाता है। और ये आपका दिगोत तहसील में बना हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आप देखिए, परवन नदी जो है दोस्तों, घोड़ा पचार और अजनार नदी जो मिलती है उसे परवन बोला जाता है। इसका भी संगम आपका काली सिंध में हो जाता है। तो फिर ये आपकी चंबल से मिल जाती है। इधर से आपकी दोस्तों सिप है, वो आपकी सवाई माधोपुर में मिलती है। इधर से बनास आती है, वो भी आपकी सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, बनास सिप लेती है चंबल के साथ, यानी बनास, सिप और चंबल तीनों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। और कुन्नू यहाँ से निकलती है शिवपुरी से, या आपकी करौली में चंबल से मिल जाती है, और फिर ये आगे यमुना नदी में चली जाती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे अभी। अब चंबल नदी की दाई ओर की सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं दोस्तों। छोटी काली सिंध, इसका उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। संगम इसका चंबल नदी में होता है। झालावाड़ में बहते हुए मध्य प्रदेश में चंबल नदी में ये मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों, चंबल की सहायक नदी कौन सी है। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सवाल यही पूछा जाता है। काली सिंध नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से होता है। बागली पहाड़ी एमपी से, संगम इसका नौनेरा गांव कोटा में चंबल नदी में हो जाता है। राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। काली सिंध नदी जो है वो बीदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। और प्रवाह क्षेत्र आपका झालावाड़, बारा और कोटा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और काली सिंध नदी के किनारे दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़ बना हुआ है, जहाँ पर काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है, और इसे सामेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आहू और काली सिंध नदियों का जो संगम होता है उसे सामेला बोला जाता है। और यहाँ पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में, यानी कि जलदुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। आगे देखिए, नौनेरा बैराज जो है ये आपका कोटा में बना हुआ है। यह बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आता है। और ये आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है? काली सिंध नदी पर बना हुआ है, दिगोत कोटा में। आगे देखिए, आहू नदी, इनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। इनके बारे में आपको इतना याद रखना है, ये चंबल की सहायक नदी है। और इनका उद्गम कहाँ से होता है? आहू नदी का उद्गम सुसनेर क्षेत्र एमपी से होता है। गागरोन के नज़दीक काली सिंध नदी में मिल जाती है। राज्य में प्रवेश नंदपुर झालावाड़ से करती है, और प्रवाह क्षेत्र इसका झालावाड़ हो जाएगा। परवन नदी के बारे में हम देख लेते हैं। अजनार नदी
और घोड़ा पछाड़ नदी जो है दोस्तों, ये दोनों मिलके परवन नदी का निर्माण करती है और संगम इसका रामगढ़ कोटा में काली सिंध में हो जाता है। राज्य में प्रवेश ये खेरीबोर गांव झालावाड़ से करती है और प्रवाह क्षेत्र इसका झालावाड़, बारा और कोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों। मनोहर थाना दुर्ग जो है दोस्तों, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये झालावाड़ में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और मनोहर थाना दुर्ग जो है ये परवन और कालीखो नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। परवन नदी और कालीखो नदी जो है इसका संगम यहाँ पर होता है और यहीं पर ही आपका मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है ये आपका परवन नदी के किनारे पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखनी है। और कालीखो और परवन मिल जाती है, फिर ये बाद में काली सिंध से मिल जाती है। आगे देखिए पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है इसका उद्गम सेऊर क्षेत्र एमपी से होता है। संगम इसका पलिया स्थान सवाई माधोपुर में होता है। राज्य में प्रवेश ये करियाहाट, बारा में करती है और प्रवाह क्षेत्र इसका बारा, कोटा और सवाई माधोपुर हो जाएगा। किनारे इसके किशनगंज शहर, बारा है। पार्वती नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाएगा? किशनगंज, बारा हो जाएगा। सहायक नदी इसकी अंधेरी हो जाएगी, रेतड़ी हो जाएगी, लासी हो जाएगी, विलास हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पार्वती नदी की सहायक नदी अंधेरी हो जाएगी, लासी हो जाएगी और विलास हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अंधेरी, लासी, विलास। ठीक है। आगे देखिए कुन्नू नदी। कुन्नू नदी का उद्गम जो है ये शिवपुरी जिला एमपी से होता है। संगम इसका करौली में, चंबल में हो जाता है। राज्य में प्रवेश ये मुसेडी गांव, बारा में करती है और प्रवाह क्षेत्र इसका एमपी, बारा, एमपी करौली हो जाएगा। ठीक है। सिप नदी देखिए, सिप नदी का उद्गम श्योपुर जिला एमपी से होता है। रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में ये चंबल के साथ मिल जाती है। इसके बारे में भी हम देखेंगे, त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर। प्रवाह क्षेत्र इसका सवाई माधोपुर हो जाएगा सिप नदी का। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है दोस्तों। चंबल जो है वो सिप लेती है बनास के साथ, या फिर इसे ऐसे याद रखिए आप, बनास सिप लेती है चंबल के साथ, क्योंकि बनास जो है वो 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। उनके बारे में हम देखेंगे अभी, तो ये एक बार फिर से हम देखने वाले हैं। तो बनास, चंबल और सिप जो है ये आपका त्रिवेणी संगम होता है सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में। ये आपको ध्यान रखना है। रामेश्वर, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम होता है आपका चंबल, बनास और सिप का, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो चंबल नदी की बाईं ओर की सहायक नदी हम देख लेते हैं। गुंजाली नदी हो जाएगी, जो अभी हमने देखी थी दोस्तों वो राइट हैंड साइड की थी, अभी हम बाईं ओर की देख रहे हैं। तो गुंजाली नदी जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से निकलती है। संगम इसका चित्तौड़ में होता है, चंबल नदी में, और प्रवाह क्षेत्र इसका चित्तौड़ हो जाएगा। बामनी या ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम आपका हरिपुरा गांव, चित्तौड़ से होता है। संगम इसका बेसोरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के निकट, चंबल नदी में हो जाता है। तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर दोस्तों आपका एक दुर्ग बना हुआ है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, बेसोरगढ़ दुर्ग। बेसोरगढ़ दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, जो कि आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, चित्तौड़ में। आगे देखिए इज नदी। इज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेसोरगढ़ से होता है। डाबीवन, चित्तौड़ में, ये चंबल में मिल जाती है। कुराल नदी का उद्गम बिजोलिया पठार से होता है, इंपॉर्टेंट है। बूंदी में, चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो कुराल नदी का अपवा क्षेत्र बूंदी में भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा प्लस बूंदी। मेज नदी जो है इसका उद्गम बिजोलिया पठार से होता है। संगम इसका सिनपुर गांव, बूंदी में, चंबल नदी में हो जाता है। तो मेज नदी जो है दोस्तों ये भी बूंदी में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा और बूंदी में ये बहती है। किनारे इसका गूढ़ा बांध बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गूढ़ा बांध आपका कहाँ पर बना हुआ है? ये आपका बूंदी में बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस बांध पर राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित होगा, जिसमें 522 सोलर प्लेट, 167 मेगावाट के 2 सोलर प्लांट होंगे, जिसके द्वारा 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई उपलब्ध होगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये करंट का सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट जो है ये आपका कौन सी नदी पर स्थापित होगा? तो ये मेज नदी पर स्थापित होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेज नदी पर स्थापित होगा। अभी तो नहीं पूछा जाता है, जब करंट का सवाल बना था तब काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मांगली हो जाएगी। तो मेज की सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? मांगली हो जाएगी। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है। मेज की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मांगली हो जाएगी। मांगली नदी का उद्गम भी बिजोलिया के पठार से होता है। बाइंस खेड़ा, बूंदी में, ये मेज नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका भीलवाड़ा, बूंदी हो जाएगा। इसकी सहायक नदी घोड़ा पछाड़ नदी है। तो घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है? मांगली की सहायक नदी है। मांगली नदी बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भीमलत जलप्रपात जो है ये आपका मांगली नदी पर बना हुआ है, बूंदी जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अपवाद क्षेत्र भीलवाड़ा और बूंदी हो जाएगा। और इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? घोड़ा पछाड़ हो जाएगी। घोड़ा पछाड़ नदी भी हम देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बिजोलिया पठार से होता है। संगम इसका सागवाड़, बूंदी में, मांगली नदी में हो जाता है। और प्रवाह क्षेत्र इसका भीलवाड़ा और बूंदी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कि डायग्राम में दिखाई गई है।
जानापाव की पहाड़ी से दोस्तों उद्गम होता है आपका चंबल नदी का, यमुना में मिल जाती है। अब दोस्तों ये आपको जो बताई गई है ये आपकी बाएं साइड की सहायक नदियां हैं। आप अगर यहाँ पर खड़े होंगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट साइड की गुंजाली नदी, बामनी नदी, इज नदी, कुराल नदी, मेज नदी जिस पर गूढ़ा बांध बना हुआ है, मांगली नदी, घोड़ा पचाड़ नदी, इन दोनों का संगम यहाँ पर हो जाता है सागवाड़ में। फिर ये जो है ये बाइंस खेड़ा में मिल जाती है और ये बूंदी में फिर यहाँ पर चंबल से मिल जाती है। और बनास नदी जो है वो सवाई माधोपुर में चंबल से मिलती है और फिर बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप चंबल की सभी सहायक नदियों को याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है आपकी गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो दोस्तों। तो गुस्से से तो आपका गुंजाली हो जाएगी, में से आपकी मेज हो जाएगी दोस्तों, पा से आपकी पार्वती हो जाएगी, काले घोड़े से आपकी काली सिंधु और घोड़ा पछाड़ हो जाएगी, बा से आपकी ब्राह्मणी हो जाएगी और एक बामनी हो जाएगी, चा से आपकी चाकन हो जाएगी, कू से आपकी कुन्नू हो जाएगी, से आपकी सीप हो जाएगी दोस्तों। बाकी और भी आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मैक्सिमम नदियाँ याद कर सकते हो। आ से आपकी यहाँ पर आहू हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ से दोस्तों बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे। बनास नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका संगम कहाँ पर होता है? तो इसका संगम रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी में हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रवाह क्षेत्र इसका राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर है। तो दोस्तों पहले इसका अपवाह क्षेत्र जो था उसको हम आरबीसी और एटीएम के माध्यम से याद करते थे, यानी कि राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़। फिर यहाँ से आपका अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। बट अब क्या हो गया, अजमेर की जगह तो आपका क्या आ गया दोस्तों? केकड़ी आ गया यहाँ पर, ठीक है। और भीलवाड़ा के साथ आपका शाहपुरा भी यहाँ पर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बनास नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है या फिर वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। तो बनास नदी को वन की आशा या वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी बनास नदी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वन की आशा और वर्णाशा से कहा जाता है और इसका उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? इसकी सहायक नदियाँ देखिए आप, एक तो आपकी हो जाएगी दोस्तों कोठारी नदी, एक आपकी खारी नदी हो जाएगी, डाई हो जाएगी, डाई नदी, सहोदरा नदी, बांडी नदी, मोरेल नदी, बेड़स नदी और मैनाल नदी। तो कोठारी, खारी, डाई, सहोदरा, बांडी, मोरेल, बेड़स, मैनाल, ये इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊँगा। अभी देखिए यहाँ से आपका खमनोर पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी मिल रही है वो बेड़च और मैनाल है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ये तो आपकी बेड़च है और ये यहाँ पर आपकी मैनाल हो जाएगी। उसके बाद आपकी कोठारी नदी हो जाएगी और कोठारी नदी पर ही दोस्तों आपका मेजा बांध बना हुआ है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर आपकी दोस्तों ये खारी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है, जो कि आपकी बनास की सहायक नदी है। खारी दो नदियाँ हो जाएगी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। ये डाई देखिए आप दोस्तों, ये डाई यहाँ से होती है। डाई नदी का उद्गम अजमेर से होता है। चौथी आप देखिए सहोदरा, ये यहाँ पर आपकी सहोदरा हो जाएगी। मासी नदी इधर से आ रही है दोस्तों और इधर से आपकी बांडी नदी आ रही है। ये दोनों मिलके फिर आपकी यहाँ पर बनास से मिल जाती है और इधर से आपकी ढूंढ नदी का उद्गम हो रहा है और ये भी आपकी किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये आपकी गंभीर नदी है। गंभीर नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये आपका सपोटरा पहाड़ी से होता है जो कि करौली में है और इसका संगम भी यमुना में होता है। तो गंभीर नदी जो है इसका संगम कहाँ पर होता है? यमुना नदी में होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें वो हम देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बनास नदी का उद्गम खमनोर पहाड़ी राजसमंद से होता है। अब बनास नदी जो है ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। कितने संगम बनाती है? 3 त्रिवेणी संगम बनाती है, जिसमें आपकी बनास कॉमन हो जाएगी। इसके अलावा ये 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। सबसे लास्ट में जो बनता है वो तो आपको बता ही दिया, चंबल बनास सिप। तो बनास सिप लेती है चंबल के साथ। तो ये तो आपका थर्ड वाला हो जाएगा जो कि रामेश्वरम में ये त्रिवेणी संगम बनाती है सवाई माधोपुर के अंदर। एक त्रिवेणी संगम ये आपके बिंगोद में बनाती है दोस्तों, जहाँ पर बेड़च और मैनाल मिलती है। तो यहाँ पर आपकी बेड़च और मैनाल मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बिंगोद भीलवाड़ा में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक त्रिवेणी संगम ये टोंक में बनाती है दोस्तों। टोंक राजमहल में बनाती है। वहाँ पर डाई, खारी,
डाई खारी और बनास मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बनास कॉमन हो जाएगी। बनास जो है वो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। एक तो आपका बेडच और मेनाल के साथ बना रही है बिंगोद भीलवाड़ा में, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये टोंक में बना रही है डाई और खारी के साथ मिलके। और उसके अलावा थर्ड मैंने आपको बता दिया, बनास सिप लेती है चंबल के साथ। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी बेडस नदी है, ये यहाँ पर आपकी मेनाल नदी है, ये बिंगोद में मिल रही है। इसके अलावा कोठारी नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी से होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ी से होता है और इसके बारे में डिटेल अभी हम आगे देख लेंगे। मेजा बांध जो है आपका कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में। खारी नदी इस तरीके से यहाँ पर टोंक में मिल जाती है, डाई नदी भी मिल जाती है, सहोदरा मिल जाती है, मासी और बांडी मिलके फिर ये यहाँ पर टोंक में मिल जाती है। मोरेल और ढूंढ आपस में मिलके फिर सवाई माधोपुर में ये बनास से मिल जाती है और बनास आगे चल के चंबल में मिल जाती है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। अब सभी त्रिवेणी संगम हम एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि बनास नदी निम्न त्रिवेणी संगम बनाती है बिंगोद मांडरगढ़ भीलवाड़ा में। बनास बेडस और मेनाल मिलती है, मैंने आपको बता दिया। राजमहल टोंक में बनास खारी और डाई मिलती है। डाई जो हम माथे में लगाते हैं दोस्तों, सर पर जो हम डाई लगाते हैं वो खारी होती है, तो इस तरीके से आप याद रख तो डाई खारी बनास। रामेश्वर सवाई माधोपुर ये बनास चंबल सिप, तो बनास सिप लेती है चंबल के साथ। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब आगे देखिए, बनास नदी के किनारे राजसमंद में गिलुंड सभ्यता का विकास हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए गिलुंड सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है, तो बनास नदी के किनारे हुआ है। कहाँ पर? राजसमंद में। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर हो जाएगी? राजसमंद में हो जाएगी। अब आगे देखिए, कुछ बांध परियोजनाएं हैं जो कि आपकी बनास नदी पर निर्मित है। नंद संबंध परियोजना जो है ये कहाँ पर है? ये राजसमंद की हो जाएगी, ये आपकी बनास नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा बिसलपुर परियोजना जो है दोस्तों, ये आपकी टोंक में स्थित है, ये भी आपकी बनास नदी पर बनी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा ईसरदा परियोजना जो है ये भी आपकी बनास नदी पर बनी हुई है सवाई माधोपुर में, ये आपको ध्यान रखनी है। तो नंद संबंध, बिसलपुर और ईसरदा ये तीनों आपकी बनास नदी पर बनी हुई है। नंद संबंध राजसमंद में है, बिसलपुर टोंक में है, ईसरदा आपकी सवाई माधोपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, बनास नदी की बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाईं ओर की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की हम देख रहे हैं कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर पहाड़ी राजसमंद से होता है दोस्तों, और इसके किनारे आपकी बागोर सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। और मेजा बांध जो है ये भी आपका भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना हुआ है और इसका संगम जो है दोस्तों वो नंदराय शाहपुरा में बनास से हो जाता है। अब आगे देखिए, खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? बिजराइल की पहाड़ी राजसमंद से होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खारी नदी का उद्गम बिजराइल पहाड़ी राजसमंद से होता है और ये भीलवाड़ा में होते हुए दोस्तों इसके किनारे दोस्तों देवनारायण मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में जो बना हुआ है, जो कि प्रमुख मंदिर है, ये आपका खारी नदी के किनारे बना हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ब्यावर जो है दोस्तों वो भी आपकी खारी नदी का अपवा क्षेत्र हो जाएगा। पहले ये अजमेर में आता था, अब आपका नारायण सागर परियोजना जो है दोस्तों ये ब्यावर में आती है। पहले आपकी नारायण सागर परियोजना जो है ये अजमेर में आती थी, तो नारायण सागर परियोजना जो है दोस्तों ये भी आपकी खारी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर हो जाएगी? ब्यावर में हो जाएगी। और पुराने जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो नारायण सागर कहाँ का हो जाएगा? आपका अजमेर का हो जाएगा। फिर शाहपुरा होते हुए, केकड़ी होते हुए, टोंक में होते हुए फिर इसका संगम जो है वो बनास में हो जाता है राजमहल टोंक के अंदर। अब डाई नदी के बारे में देख लेते हैं। डाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से होता है। इसका अपवा क्षेत्र में केकड़ी आ जाएगा। लसाड़िया बांध जो है ये आपका केकड़ी में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लसाड़िया बांध जो है ये केकड़ी में बना हुआ है। और एक आपका है दोस्तों लसोड़िया आंदोलन। लसोड़िया आंदोलन जो है ये आपका किसने चलाया था? तो ये संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? संत माऊजी के द्वारा चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संगम राजमहल टोंक में हो जाता है बनास नदी के। तो डाई और खारी और आपकी बनास, इनका संगम राजमहल टोंक में होता है, ठीक है। लसाड़िया बांध आपका केकड़ी में हो जाएगा। सहोदरा नदी देखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? अराई पहाड़ी अजमेर से होता है, तो सहोदरा नदी का उद्गम भी अजमेर से होता है। ये आपके टोंक जिले का निरूपण करते हुए टोडी सागर बांध इस पर बना हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है टोडी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है? टोंक में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो सहोदरा नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका संगम फिर बनास नदी में हो जाता है टोंक में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बांडी नदी। बांडी नदी जो है दोस्तों एक तो आपकी आती है सिलोरा पहाड़ी से, अजमेर से उद्गम होता है मासी नदी का, और एक आपकी सामोद जयपुर ग्रामीण से उद्गम होता है बांडी नदी का। तो ये दोनों मिलती है दोस्तों। फिर मिलने के बाद जोधपुर या टोंक में देवनारायण जी का एक मंदिर बना हुआ है, जोधपुर या टोंक में। ये जोधपुर या जोधपुर वाला नहीं है, ये जोधपुर या टोंक वाला है जहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये आपका बांडी नदी के किनारे बना हुआ है, या फिर इसे इस तरीके से बोल सकते हो आप, यह आपका
बनास, मासी और बांडी, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पर बना हुआ है। तो ये एक और एक्स्ट्रा त्रिवेणी संगम है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। बनास, मासी और बांडी, बनास, मासी और बांडी का त्रिवेणी संगम जोधपुर या टोंक में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर बना हुआ है। फिर इसका संगम बनास नदी में हो जाता है। तो ये फ्यूचर में सवाल बन सकता है। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप आराम से बैठ के इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। आगे देखिए मोरेल नदी। मोरेल नदी जो है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? चैनपुरा पहाड़ी जयपुर से होता है, और इधर से आपकी ढूंढ नदी आती है, ये इन दोनों का यहाँ पर संगम हो जाता है दोस्तों। मोरेल सागर बांध अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर बना हुआ है? मोरेल सागर बांध आपका सवाई माधोपुर में बना हुआ है। फिर उसके बाद ये बनास नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, बनास नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? तो दाईं ओर की सहायक नदी आपकी तो एक बेड़स नदी हो जाएगी दोस्तों, यानी राइट हैंड साइड की कौन सी हो जाएगी? बेड़स नदी हो जाएगी। बेड़स नदी का उद्गम गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पिचोला झील आती है, फिर एक लिंक झील है स्वरूप सागर, फिर उसके तहत फतेह सागर झील जुड़ी हुई है। फिर आपकी उदय सागर झील आती है दोस्तों। उदय सागर झील में आयड़ नदी का पानी आता है। फिर आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो इसका ही नाम क्या हो जाता है? बेड़स हो जाता है। इसका ही नाम बेड़स हो जाता है। और बेड़स नदी और गंभीरी नदी, दो नदियाँ दोस्तों। एक तो गंभीर मैंने आपको बताई, गंभीर तो आपकी सपोटरा तहसील करौली की हो जाएगी। ये गंभीरी नदी है। तो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली चीज़ दोस्तों मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है झीलों में, तो अगर झील वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लेना। बाकी बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और गंभीरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जावरा पहाड़ी MP से होता है, ठीक है। और फिर बाद में इसका संगम बनास में हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आयड़ नदी जो है इसे ही बेड़च के नाम से जाना जाता है उदय सागर झील में गिरने के बाद। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। इस नदी को अपने उद्गम से लेके उदय सागर झील तक आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है, तथा इसके बाद ये बेड़च नदी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है और मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ है। इस नदी के किनारे आहड़, उदयपुर तथा नगरी सभ्यता चित्तौड़ का विकास हुआ है, ठीक है। आगे देखिए गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम जावरा पहाड़ी MP से होता है। संगम इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निकट बेड़च नदी में हो जाता है। और गंभीरी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? वांगन और गुजरी नदी हो जाएगी। एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट बेसिकली ध्यान रखना है, वागन और गुजरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? गंभीरी की सहायक नदियाँ हैं। अब बनास नदी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है 480 किलोमीटर आपकी बनास नदी की लंबाई हो जाएगी। एक आपकी मैनाल नदी है दोस्तों, इसका उद्गम बिजोलिया पठार भीलवाड़ा से होता है। बिंगोद के निकट बनास में मिल जाती है, भीलवाड़ा में। तो मैंने आपको बताया था बेड़च, मैनाल और बनास मिलती है बिंगोद में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। और गंभीर नदी मैंने आपको अलग से बताई है, सपोटरा पहाड़ी करौली से इसका उद्गम होता है। यमुना नदी में मिल जाती है। करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर UP, धौलपुर UP इसका प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए गंगा बेसिन। तो इसमें गंगा बेसिन के बारे में यानी कि इतना सा बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी नदियाँ जो है ये गंगा बेसिन में मिल जाती है। कैसे मिलती है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बेड़स नदी है, फिर आपकी गंभीरी नदी है, तो ये दोनों मिलके आपकी बनास नदी में मिल जाती है। फिर बनास जो है ये आपकी चंबल में मिल जाती है। फिर चंबल आपकी यमुना में मिल जाती है, और यमुना जाके किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी का अंतिम संगम जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में हो जाता है दोस्तों। गंगा बेसिन का अंतिम संगम बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। तो राजस्थान का संपूर्ण बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र गंगा बेसिन में आता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो है राजस्थान का वो किसका भाग हो जाएगा? गंगा बेसिन का भाग हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है। इसमें गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ एवं उप सहायक नदियाँ आती है। अब कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, बनास आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बनास की जितनी भी सहायक नदियाँ होगी वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, यानी वो भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग होगी। राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ऐसी नदियाँ जो विलुप्त हो जाती है या किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती है वो आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऐसी नदियाँ जो किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती है आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर घग्गर नदी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। घग्गर नदी से रिलेटेड सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। घग्गर नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है, ये आप देख सकते हो। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। और फिर ये हनुमानगढ़ आते हुए तलवाड़ा झील बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी तलवाड़ा झील जो है दोस्तों ये आपकी घग्गर नदी बनाती है, और ये आपकी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके किनारे आपका भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ भी स्थित है।
श्रीगंगानगर स्थित है, अनूपगढ़ स्थित है और पाकिस्तान स्थित है। यानी कि इसका अपवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और पाकिस्तान हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो घग्गर नदी का उद्गम जो है वो शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तलवाड़ा झील आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है। ये सवाल भी आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तलवाड़ा झील की बात हो रही है, ठीक है। तलवाड़ा नामक स्थान जो है वो अलग है दोस्तों। तलवाड़ा नामक स्थान आपका बांसवाड़ा में भी स्थित है। वहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है। ये आपकी तलवाड़ा झील है, ये आपको ध्यान रखना है। और भटनेर दुर्ग आपका हनुमानगढ़ में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है, तो दोस्तों एक गाँव तलवाड़ा तहसील टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके किनारे दोस्तों कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है, तो कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता, ये तीनों सभ्यताएं जो है दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है और रंगमहल सभ्यता जो है दोस्तों ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपकी हनुमानगढ़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। राज्य में प्रवेश टिब्बी तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से करती है। किनारे आपकी कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल हो जाएगी। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या नट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाली या नट जो है ये किसको कहा जाता है, तो नाली या नट जो है दोस्तों ये आपके घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है हनुमानगढ़ के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। बग्गी या काटी भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे बग्गी या काटी या नाली या नट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, नाली, नट, बग्गी, काटी। जब हमने दोस्तों लूनी नदी के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे थली के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी के उत्तरी अपवाह क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी अपवाह क्षेत्र को लूनी नदी के किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दोस्तों काला भूरा डूंगर के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र थली कहलाता है आपका उत्तरी अपवाह क्षेत्र, और पूर्वी अपवाह क्षेत्र जो है वो काला भूरा डूंगर कहलाता है। जबकि घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र जो है ये नाली या नट कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पाकिस्तान में इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर इसके अपवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हकरा जो है ये घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान में कहलाता है। घग्गर नदी के कुछ उपनाम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है, मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व का शोक नदी भी इसे कहा जाता है, देशवती नदी कहा जाता है, और इसे सोतर नदी या इसे सोता नदी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, सरस्वती, मृत नदी, पूर्व का शोक नदी, देशवती या सोता नदी इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, राज्य की एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी हो जाएगी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी हो जाएगी। इस नदी के किनारे हरियाणा में ओटू झील वो बनावली सभ्यता का विकास हुआ। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। घग्गर नदी के किनारे ही हरियाणा में ओटू झील, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ओटू झील और बनावली सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है। और कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल का विकास राजस्थान में हुआ है घग्गर नदी के किनारे, और हरियाणा में ओटू झील और बनावली सभ्यता का विकास हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों घग्गर कमेटी जो है इसका गठन कब किया गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो घग्गर कमेटी का गठन जो है दोस्तों ये 1968 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये RSM SSB के द्वारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि RSM SSB जो है ये आपके सन ज़्यादा पूछती है। तो घग्गर कमेटी का गठन जो है ये 1968 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, कांतली नदी। कांतली नदी जो है ये भी आपके आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो खंडेला पहाड़ी शिखर से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपके नीम का थाना और झुंझुनू में इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। और नीम का थाना, झुंझुनू में जो इसका अपवाह क्षेत्र है दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को सीकर और नीम का थाना में तोरावटी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नीम का थाना में आपकी गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, कांतली नदी के किनारे स्थित है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है या ताम्रज नदी भी कहा जाता है। और सुनारी सभ्यता जो है ये भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, नीम का थाना में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी राजस्थान में कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, कांतली नदी हो जाएगी। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली हो जाएगी। नहीं तो आपके आंसर करेंगे घग्गर आंसर करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, काकनी नदी। काकनी नदी जो है दोस्तों इसे काकने के नाम से भी जाना जाता है,
और मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मसूरदी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कागनी नदी को जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपकी मसूरदी नदी या कागनी नदी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो कोटरी पहाड़ी जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। यानी कि इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। ठीक है। और इसके ही किनारे दोस्तों आपकी बुज झील बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बुज झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। और ये आपकी काकनी नदी के किनारे बनी हुई है। ठीक है। और इसका संगम कहाँ पर होता है? तो मीठा की खाड़ी जैसलमेर में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखनी है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, इसे मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। और बुज झील जो है ये इसके किनारे जैसलमेर में बनी हुई है। ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कोटरी पहाड़ी जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जो है दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी दोस्तों, इसे लसावरी या वरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। लसावरी या वरा नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपकी रूपारेल नदी को जाना जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लसावरी या वरा नदी के नाम से रूपारेल नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम उदयनाथ पहाड़ी अलवर से होता है। और ये आपकी डीग और भरतपुर में अपना प्रवाह तंत्र रखती है। ये आपको ध्यान रखना है। सीकरी बांध जो बना हुआ है दोस्तों ये आपकी रूपारेल नदी पर बना हुआ है, डीग में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सीकरी बांध जो है ये आपका कहाँ पर बना हुआ है? डीग में बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? रूपारेल नदी पर बना हुआ है। और एक आपकी नौ सभ्यता है दोस्तों जो कि कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। नौ सभ्यता आपकी भरतपुर में स्थित है, रूपारेल नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूपारेल नदी के किनारे आपकी नौ सभ्यता स्थित है भरतपुर में। और इसका संगम जो होता है वो कहाँ पर होता है? मोती झील में होता है। और मोती झील जो है दोस्तों इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। उदयनाथ पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है। इसे लसावरी या वरा नदी के नाम से जाना जाता है। सीकरी बांध डीग में बना हुआ है। नौ सभ्यता भरतपुर रूपारेल नदी के किनारे बसी हुई है। और मोती झील जो है दोस्तों यह आपकी भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। इसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? तो रूपारेल नदी के द्वारा मोती झील का निर्माण किया जाता है। और मोती झील से रिलेटेड एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। मोती झील में हरीश सेवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मोती झील में से हरीश सेवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन युक्त खाद कौन सी झील में बनाई जाती है? तो मोती झील में बनाई जाती है। आगे देखिए रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? रूपनगढ़ नदी का उद्गम नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, तो वो आपकी कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी? रूपनगढ़ नदी के किनारे हो जाएगी। ठीक है। जयपुर ग्रामीण इसका अपवा क्षेत्र हो जाएगा। और इसका संगम कहाँ पर होता है? तो सामर झील में होता है। सामर झील में 4 नदियों का संगम होता है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो उनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से। और निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है सलेमाबाद अजमेर में, वो आपकी रूपनगढ़ नदी के किनारे बसी हुई है। और इसका संगम कहाँ पर होता है? सामर झील में होता है। अगली देखिए दोस्तों साबी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी कोटपुतली से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेवर पहाड़ी जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है। वर्तमान पूछा जाए तो कोटपुतली भरोड़ से इसका उद्गम होता है। ठीक है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता का विकास हुआ। तो जोधपुरा सभ्यता जो है दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। जोधपुरा सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो साबी नदी के किनारे हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली भरोड़ में स्थित है। अगर वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए तो कोटपुतली भरोड़ हो जाएगा, वरना आपको क्या आंसर करना है? जयपुर आंसर करना है। ठीक है। यह नदी कोटपुतली भरोड़ खेरतल तिजारा से बहती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम सामर झील जयपुर ग्रामीण में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यह नदी जयपुर ग्रामीण तथा डिडवाना कुचाना में बहती हुई सामर झील में मिल जाती है। तो दोस्तों मेंथा झील जो है ये भी आपकी सामर झील में मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी रूपनगढ़ हो गई और एक आपकी मेंथा झील हो गई। ये सामर झील में मिलती है। और सामर झील में सर्वाधिक लवणता लेके कौन सी नदी आती है? तो सर्वाधिक लवणता लेके भी आपकी मेंथा नदी आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि सामर झील में सर्वाधिक नमक का जमाव करने वाली नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? मेंथा नदी हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए इस नदी के किनारे लूणवा के जैन मंदिर डिडवाना कुचावन स्थित है। तो लूणवा के जैन मंदिर जो है ये आपकी मेंथा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बैराट की पहाड़ी कोटपुतली भरोड़ से इसका उद्गम होता है।
अगर कोटपुतली भरोड़ आपको नहीं दिया जाए तो बैराट की पहाड़ी आपकी जयपुर में मानी जाएगी। ठीक है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है और रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन की गंगा और रुंडित सरिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बाणगंगा नदी को जाना जाता है। यह नदी पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती है, इसीलिए इसे रुंडित सरिता कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह नदी पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब ये यमुना में नहीं मिल पाती है, इसीलिए इसे रुंडित सरिता कहा जाता है। और अर्जुन की गंगा जो है ये भी किसे कहा जाता है? बाणगंगा नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए ताला नदी किसे कहा जाता है, तो ताला नदी के नाम से भी किसे जाना जाता है दोस्तों? बाणगंगा नदी को जाना जाता है। तो लसावरी और वराह नदी के नाम से तो रूपारेल नदी को जाना जा रहा था, और ताला, अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता के नाम से बाणगंगा को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्णासा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बनास नदी को जाना जाता है। वन की आशा, वर्णासा, बनास नदी को जाना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं, यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। बैराट की पहाड़ी आपकी कोटपुतली भरोड़ में हो जाएगी, जयपुर ग्रामीण इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। फिर आपकी ये दौसा में भी जाती है, भरतपुर में भी जाती है, और अजान बांध भरतपुर में आपका बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका बाणगंगा नदी पर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अजान बांध कहाँ पर हो जाएगा? वह भरतपुर में हो जाएगा। और एक बांध है आपका जमुआ रामगढ़ बांध, ये आपका जयपुर ग्रामीण में बना हुआ है दोस्तों। तो जमुआ रामगढ़ बांध जो है ये भी आपका बाणगंगा में बना हुआ है, और अजान बांध भरतपुर जो है ये भी आपका बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अजान बांध आपका कहाँ पर हो जाएगा? भरतपुर में हो जाएगा, और जमुआ रामगढ़ आपका जयपुर ग्रामीण में हो जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अजान बांध में जब पानी की कमी हो जाती है दोस्तों, तो आपका पांचना बांध जो करौली में स्थित है उससे जल की आपूर्ति की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये कुचामन से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संगम कहाँ पर होता है? तो सांबर झील में होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र कुचामन, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो खारी नदी का उद्गम कुचामन से होता है, सांबर झील में इसका संगम हो जाता है। अब सांबर झील में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये सांबर झील है, तो सांबर झील में एक तो आपकी खारी नदी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपकी खंडेला नदी आती है, जिसका उद्गम खंडेला से होता है। और एक आपकी मेंथा नदी आती है, जिसका उद्गम मनोर थाना, जयपुर ग्रामीण से होता है। और एक आपकी कौन सी आती है दोस्तों? रूपनगढ़ नदी आती है, जिसका उद्गम नशीराबाद पहाड़ी से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़। ठीक है। और जो भी बातें मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड वो भी आपको ध्यान रखनी है।